प्रश्न लिखिए। लिखा गया है। क्वेश्चन रहा होगा कि स्थान या धरातल या अंतराल को कला का तत्व क्यों माना जाता है। अग्रभूमि, मध्य भूमि और पृष्ठभूमि की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यही था ना। तो अब केवल इसमें जानना क्या है कि पहले स्थान माने अंतराल क्या है। तो अंतराल जानते हैं, ये चित्र में या कहिए चित्र धरातल पर कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। मतलब धरातल के जितने भाग में कलाकार चित्र बनाएगा उसी को अंतराल नाम दिया गया है। अंतराल के लिए आपके साहित्य में अलग अलग शब्द प्रयोग हुए हैं। अंतराल को स्थान, भूमि बंधन, स्थान निरूपण आदि शब्दों से संबोधित किया गया है। एक ग्रंथ आपका है सम्रांगण सूत्र धार। इसमें अंतराल के लिए भूमि बंधन शब्द का प्रयोग हुआ है। एक ग्रंथ आपका है अभिलाष तार्थ चिंतामणि। अभिलाष तार्थ चिंतामणि, इसमें स्थान निरूपण शब्द का प्रयोग अंतराल के लिए है। एक है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसमें स्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। और है क्या ये? चित्रकार का कार्य क्षेत्र। चित्रकार का कार्य क्षेत्र, उसी को हम अंतराल कहेंगे, धरातल भी कह सकते हैं, स्थान कहें या भूमि बंधन कहें, स्थान निरूपण कहें, किसी भी शब्द से संबोधित करेंगे। तो क्लियर ये चीज हुआ कि नहीं? अंतराल क्या है? अंतराल वास्तव में धरातल ही है, लेकिन रियल में अंतराल धरातल का वो पोर्शन है या वो भाग है, वो क्षेत्र है, वो स्थान है जितने में कलाकार चित्र बनाता है। जैसे भी हम आपसे कह दें कि चलिए बोर्ड पर आप कमल का फूल बनाइए, तो ऐसा नहीं पूरे बोर्ड में ही आपका कमल का फूल बनेगा। आप बोर्ड में एक जगह निर्धारित करेंगे, ये इतना। अब इसी में आप जो है, इसी में जो है आप एक जगह बना लीजिए, और जगह में जो है पत्ती उत्ती बनाना, तो मान लीजिए कमल का फूल बना दिए। चलिए थोड़ा सा अच्छा लगने लगा ना साइड से। और ये आपका पत्ती उत्ती जो भी कुछ बना दिए, इस तरह से होता है ना।
बना दिए। तो अब ये जो आपका क्या नाम है, बोर्ड है, ये धरातल है, और ये इतना पोर्शन जितने में आप काम कर रहे, चित्र बना रहे, वो अंतराल है। मतलब धरातल का वो पोर जितने में कला का काम कर रहा। महत्व क्या है कि कला के तत्वों में अंतराल के अभाव में सारे तत्व बेकार हैं। कहने मतलब रूप, रंग, रेखा, चित्रण, सब बेकार है। कारण कि अंतराल के अभाव में चित्र निर्माण संभव ही नहीं। मतलब जब वो जगह ही नहीं है जहां चित्र बनाना है, तो फिर क्या करेंगे पेंसिल पेन सब कुछ लेकर। तो इस तरह एक कला के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, और इसके बिना चित्र अव्यवस्थित, अस्पष्ट सा प्रतीत होगा। अब अंतराल के 3 भाग होते हैं। जैसे ये अंतराल है, ये 3 पोर्शन हो गए। जो सबसे आगे कलाकार या दर्शक के निकट होता है वो अग्रभूमि है। जो बीच में है ये मध्य भूमि, और जो यहां पे ऊपर सबसे ये पृष्ठ भूमि है। अब ऐसे ही जनरल कंसेप्ट इतना विकसित हो ही चुका है कि यहां जो बनाएंगे वो वस्तुएं एकदम स्पष्ट, साफ, बड़ी सी रहेंगी, हमको निकट दिखेंगी। यहां जो बनाएंगे वो आइस पर धुंधली सी रहेंगी, दूर टाइप की दिखेंगी। और यहां की स्थिति जो है वो मध्य वाली स्थित रहेगी, दोनों के बीच वाली स्थिति मध्य भूमि है। बस इतना चीज कंसेप्ट है, बाकी तो आपको लिखना है शब्दों जोड़ तोड़ मोड़ पर कि अंतराल क्या है। यही तो क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन पढ़ दीजिए। तो कला का क्यों माना जाता, माने इसको तत्व क्यों मान रहे, तो माने वही अंतराल को स्पष्ट करिए क्या चीज है ये। और बाकी अग्रभूमि, मध्य भूमि, पृष्ठभूमि की भूमिका क्या है, माने अंतराल में इन तीनों की क्या स्थिति है, इनका महत्व क्या है। चाहे भूमिका कहें चाहे महत्व क्या है, यही चीज दिखाई। माने अंतराल क्या चीज है ये कर दीजिए, और फिर तीनों भाग जो हैं इनको दिखा दिए, इनमें क्या हम बनाते हैं, क्या स्थिति होती है चित्रों की या वस्तुओं की। और अंतिम में निष्कर्ष क्या कि जो है कि जब तक चित्र मतलब इसका महत्वपूर्ण स्थान है, इसके अभाव में चित्र जो है वो अपने आप में अव्यवस्थित, अस्पष्ट सा प्रतीत होगा। बस चित्र रूप में दिखाया जाए तो क्या चित्र रूप में क्या दिखाएंगे। हाँ तो बस यही आप जो है चित्र रूप में अंतराल तभी बना सकते हैं। अंतराल के लिए कोई चित्र नहीं बनता है, अंतराल एक क्षेत्र है। तो आप अपने पेपर पर कुछ भी ऐसे घेर दीजिए और लिख दीजिए ये अंतराल है, और फिर अंतराल के ही 3 पार्ट कर दीजिए, अग्रभूमि, मध्य भूमि, पृष्ठभूमि, और इसमें चित्र क्या बनाएंगे। वो तब वो आपके हमारे बस की बात नहीं है, समय नहीं वो समय नहीं, वो बस की बातें नहीं है, और समय बहुत लगेगा। अब आप एक कोई बढ़िया सा चित्र बनाइए जिसमें अग्रभूमि वाले चित्र एकदम चमकदार स्पष्ट लगे, थोड़ा आकार में बड़े हों, पृष्ठभूमि वाले धुंधले टाइप के हों, दूर दिखाई दे, ये सब संभव है। पेंसिल से इसके कर लीजिए बहुत अच्छा, लेकिन तब इतनी क्वालिटी आप में हो कि आगे वाला चमकदार स्पष्ट दिखे, पिछला धुंधला दिखे, ये सब करने की क्षमता हो। और लेकिन वो भी कोई नहीं कर पाएगा। जिसने ये सब करने का प्रयास किया उसका क्वेश्चन कभी पूरे नहीं होगा। व्यवहारिक स्तर पर यही है। और ये तब संभव जब कलर वगैरह पर, एक तो बढ़िया पेंटिंग आती है पहली बार, बीएफए वगैरह वाले जो स्टूडेंट हैं या कलम बीए लिए हैं, और जो लोग ऐसे सरफरी तौर पे पढ़ लिए उनके बस की दर्शाने के लिए हम पेड़ को गोभी के फूल का दूर का ऐसे कर सकते हैं। क्या चीज, जो पीछे के जो पेड़ है उसको गोभी के फूल के दूर के कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। पत्ती बना सकते हैं
और ऐसे हाँ, मतलब कर सकते थे तो छोटा मकान दिखा दे पहले, मतलब अभी कुछ भी अगर भूमि पृष्ठभूमि में कुछ जमीन दिखा दे, छोटा पेड़ दिखा दे, और पृष्ठभूमि में जैसे पहाड़ पहाड़, हाँ दिखा सकते हैं, लेकिन वही के व्यवहारिक तौर पे पूरा क्वेश्चन लिखना और हर क्वेश्चन वो चीजें दिखाना संभव नहीं है। आप रफली उसी पेन से ये कर दिए दिस इज अंतराल और भूम मध्य भूम पृष्ठभूमि, वो समझ गया क्या है। और बाकी अब आप एक बढ़िया चित्र बनाइए, उसमें सब स्पष्ट करिए, ये व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। चलिए लिखिए, क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिखा ही है। अब हम केवल एक शब्द प्रयोग करेंगे स्थान, बाकी सबका मतलब आप समझे, चाहे जो क्वेश्चन आ जाए, चाहे अंतराल करके आए, चाहे भूम बंधन करके आए, आशय एक ही रहेगा। डैश करके लिखिए, स्थान आप लिख अंतराल कर लीजिए। अंतराल चित्रकला का प्रमुख तत्व है। द्विआयामी चित्रभूमि ब्रैकेट में धरातल, भूमि ब्रैकेट में धरातल, ब्रैकेट बंद में कलाकार का जो कार्य क्षेत्र होता है, में कलाकार का जो कार्य क्षेत्र होता है, अंतराल कहलाता है। अंतराल कहलाता है। अब एक एक पॉइंट में लिखिए, मतलब लाइन बदल बदल। समरांगण सूत्रधार में अंतराल के लिए भूमि बंधन शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रयोग हुआ है। अगली पॉइंट, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में, चिंतामणि में अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल के लिए स्थान निरूपण, स्थान निरूपण शब्द का प्रयोग हुआ है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में धर्मोत्तर पुराण में अंतराल के लिए स्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। हुआ है। अब आप रफली चाहे तो बस छोटा सा इसे बना के लिख दीजिए अंतराल, जिसमें टाइम ना लगे।
केवल अंतराल लिखिए इसमें, और फिर यही बगल में इसी तरह से बना दीजिए और इसको 3 पार्ट में बांट दीजिए। अग्रभूम, मध्यभूम, पृष्ठभूम। फिर आगे लिखिए, स्थान चित्र में वस्तुओं के आपसी संबंध, चित्र में वस्तुओं के आपसी संबंध, दूरी, दिशा और गहराई को स्पष्ट करता है। दूरी, दिशा और गहराई को स्पष्ट करता है। स्थान के अभाव में चित्र अव्यवस्थित और अस्पष्ट प्रतीत होता है। अव्यवस्थित और अस्पष्ट प्रतीत होता है। स्थान के सफल प्रयोग से चित्र प्रभावशाली बनता है। इसी कारण स्थान को कला का तत्व माना गया है। तत्व माना गया है। हो गया। अब लिखिए अग्रभूम, नंबर 1 अग्रभूम। देखिए अग्रभूम, तुम लिखिए नई लाइन से, वो हेडिंग टाइप हो गया अग्रभूम जैसे बताए नहीं, फिर डैश करके नीचे नई नई लाइन से। अग्रभूम चित्त का वह भाग होता है जो दर्शक के सबसे समीप प्रतीत होता है। दर्शक के सबसे समीप प्रतीत होता है। अग्रभूमि में प्रमुख आकृतियां या मुख्य विषय दर्शाए जाते हैं। नई पॉइंट,
मैंने उसी में लाइन बदल दीजिए बस। रंग, रंग, एक मिनट, प्रखर, 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 तीक्ष्ण है, तेज है, तेज है, तीक्ष्ण है, प्रखर और स्पष्ट। होते हैं, लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। फिर लाइन बदल के विवरण, विवरण अधिक रखा जाता है। आकार अपेक्षाकृत बड़े बनाए जाते हैं। अगली पॉइंट, अगली पॉइंट, आकार अपेक्षाकृत बड़े बनाए जाते हैं। फिर नई पंक्ति से, अग्रभूमि दर्शक का ध्यान तुरंत आकर्षित करती है, तुरंत आकर्षित करती है। अब लिखिए मध्य भूमि, वही नंबर 2 करके होगा ना, नंबर 2 मध्य भूमि। मध्य भूमि अग्रभूमि और पृष्ठभूमि, अग्रभूमि और पृष्ठभूमि के मध्य का क्षेत्र होता है। अब वही पॉइंट वाइज नई नई लाइन से लिखते जाइएगा। मध्य भूमि चित्र में संतुलन और संक्रमण, मतलब समझ रहे हैं कि अग्रभूमि पृष्ठभूमि के मध्य संक्रमण का है और दोनों के मध्य संतुलन का काम करता है। मध्य भूमि चित्र में संतुलन और संक्रमण का कार्य करता है। अगली पॉइंट, आकार, रंग और विवरण मध्यम स्तर के होते हैं। फिर अगली पॉइंट, चित्र की कथा को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। सहायक होता है। फिर नई पॉइंट से, मध्य भूमि के बिना चित्र बिखरा हुआ लगता है। अब लिखिए नंबर 3 पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि
अब नई पॉइंट से, पृष्ठभूमि चित्र का दूरस्थ दूरस्थ ब्रैकेट में सबसे ऊपरी भाग होता है। अगली पॉइंट, रंग हल्के और धुंधले होते हैं। रंग हल्के और धुंधले प्रयोग किए जाते हैं। हल्के और धुंधले प्रयोग किए जाते हैं। अगली पॉइंट, विवरण कम होता है। अगली पॉइंट, वातावरण और संदर्भ प्रदान करता है। वातावरण और संदर्भ प्रदान करता है। फिर नई लाइन से, मध्य भूमि चित्र में, अरे साहित्य सुधार के पृष्ठभूमि शब्द प्रयोग करिएगा। पृष्ठभूमि चित्र में गहराई और विस्तार उत्पन्न करती है। निष्कर्ष, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि स्थान को कला का तत्व इसलिए माना जाता है कि स्थान चित्र में गहराई, संतुलन, यथार्थता, दृश्य कर्म स्थापित करता है। अग्रभूमि, मध्य भूमि और पृष्ठभूमि के संतुलित प्रयोग से ही चित्र पूर्ण, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनता है।
क्वेश्चन का भाव कहीं समझने में दिक्कत हो तो उसको फिर से कुछ डिस्कस कर दे। हमारे वातावरण और संदर्भ प्रदान करते ये पृष्ठभूमि के बारे में होगा ना, हैं। जी वातावरण और संदर्भ। तो अब वहां पे संदर्भ का मतलब एक तरह से हो गया उदाहरण टाइप में कि कौन सा संदर्भ है, तो बाकी पृष्ठभूमि है। तो स्वाभाविक रूप में ये दूरी आज दर्शा रहा है। तो एक तरह वातावरणीय प्रभाव, धुंधला हल्का, इस तरह से वातावरणीय प्रभाव हो गया। और अब उस वातावरणीय प्रभाव साथ ही उसी सेंस में है वो उसका संदर्भ वगैरह माने विषय वगैरह प्रस्तुत करता। पहाड़ी है, दूरस्थ वृक्ष है, यही सब उसके आशय में ले लिए जाएंगे। हमारे तो कोई बस स्थान लिख दीजिए, अग्रभूमि मध्यभूमि पृष्ठभूमि क्लियर है, ये सबको क्लियर। अगली वाली भूमि में चटक प्रखर रंग, बीच वाला तो मध्य स्तर का, दूर वाला है तो गहराई माने धुंधला रंग, उससे दूरी का बोध होगा, उससे मध्य स्थित का, इससे अग्रभूमि का। तो जनरल कंसेप्ट क्लियर होगा ही। के लिए भूमि बंधन शब्द का प्रयोग हुआ, तो भूमि बंधन को क्या सर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रख सकते हैं? रख सकते हैं, जैसे भूमि बंधन हो गया। हाँ हाँ, जो विशेष शब्द है रख सकते। वास्तव में रखने को इसलिए नहीं रखे, उसी को नहीं, पुस्तकों का नाम भी रखिए भाई, पुस्तक नाम है। हाँ, अब आप और थोड़ा वाक बढ़ाना चाहिए तो जैसे पहला ग्रंथ कौन है? परमार भोज रचित सम्रांगण सूतधार में। और ये कौन है? अभिलाष तार चिंतामण, चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय रचित अभिलाष तार चिंतामण में। मार्कंडेय ऋषि रचित विष्णु धर्म उत्तर पुराण में। तो प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, स्थान थोड़ा सा कामा लगा सकते हैं। लेकिन यहां जब लगाइएगा तो पुस्तकों केवल स्थान, कारण कि मूल चीज हमारा दिखाने का लक्ष्य है कि अंतराल के लिए ये चीजें यहां पर हैं। केवल स्थान, स्थान निरूपण, भूमि बंधन पर आप हल्का कामा लगा सकते हैं। यही ना, कला के तत्व और कला के सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। चित्त को प्रभावशाली बनाने में दोनों की भूमिका बताइए। कौन सा है, बोलिए। कला के तत्वों का संतुलित कला के तत्वों का प्रयोग किस प्रकार सजीव एवं अर्थपूर्ण बनाता है? संतुलित प्रयोग हाँ, चित्र को किस प्रकार कितने नंबर पे है? अच्छा, हमने जो अब किस क्रम लिखा दिया वो अलग है। कला के तत्व, कला के सिद्धांत में अंतर बताइए। चित्त को प्रभावशाली बनाने में दोनों की भूमिका, आगे पीछे बस हुआ होगा। 10 नंबर 11 है, कला के तत्वों का संतुलित प्रयोग चित्त को किस प्रकार सजीव अर्थपूर्ण बनाता है। उदाहरण सहित, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन लिखाने में हो गया होगा, आगे पीछे उससे कोई फर्क थोड़े पड़ता। तो क्या था ये? कला के तत्व और कला के सिद्धांत में योग, कला के सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। चित्त के
को प्रभावशाली बनाने में दोनों की भूमिका, यहां भूमिका महत्व कुछ भी करिए, भूमिका बताइए, यही है ना। दोनों की भूमिका बताइए, ये आपका प्रश्न है। अब देखने लिए है क्या, हर चीज आपकी जानकारी, बस उसको व्यवस्थित करके शब्दों में लिख देना। कला के तत्व, कला के सिद्धांत। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो आदमी कुछ ना कुछ लिखे ही ले जाएगा। कला के तत्व आप जान रहे हैं, रेखा, रंग, रूप, रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल, ये कला के तत्व हैं। और कला के सिद्धांत यहां कहने का मतलब वो पूरा लिखा नहीं, चित्त संयोजन के सिद्धांत, उसी तरह से बस क्वेश्चन रूप इस रूप में लिखा गया। चित्त संयोजन के सिद्धांत क्या है? सामंजस्य, संतुलन, सहयोग, प्रभाविता, लय आदि। तत्वों की संख्या सीमित है, संयोजन के सिद्धांतों की निश्चित संख्या नहीं है। तो ये इसके संयोजन के सिद्धांत हो गए। अब कला का तत्व क्या है? रूप, रंग, रेखा, ये। और जो संयोजन का सिद्धांत है ये क्या है? ये चित्र में, माने ये जानिए कि तत्व से हम क्या करेंगे, चित्र का निर्माण करते हैं। और संयोजन का सिद्धांत क्या है? वो चित्रों को व्यवस्थित करने का नियम है। यही चित्र तो है भाई। जैसे रेखा लिए, रंग लिए, हमने चित्र बना दिया, रूप बना दिया। अब सामंजस्य, संतुलन, व्यवस्था, ये सब क्या है कि ये इन्हीं तत्वों को व्यवस्थित करता है। माने कहां गाढ़ा रंग लगा दे, कहां हल्का रंग लगा दे, कहां बड़ी आकृति बना दे, कहां छोटी बना दे, किस पोर्शन में बनाए, किस पोर्शन में ना बनाए, ऐसा कैसे बनाए कि उसमें लय प्रतीत हो, गति प्रतीत हो, यही सब तो है। ऐसा बनाए को संतुलित रहे, भार की दृष्टि से किसी तरफ असंतुलित ना हो जाए। तो इस तरह से जो आपका तत्व है, ये जो है एक तरह से कहिए शब्द हैं, शब्द हैं। और जो सिद्धांत है ये उन शब्दों की व्यवस्था, उन शब्दों की जो है आपस में एक व्यवस्था है। और जो तत्व हैं इनके अभाव में चित्र संभव ही नहीं है। जैसे वर्ण के बिना वाक्य लिखना संभव नहीं, तो इसे तत्वों के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं। लेकिन सिद्धांत माने सामंजस्य के सिद्धांत के बिना वो अव्यवस्थित रहेगा, माने चित्र अव्यवस्थित सा हो जाए। जैसे आप पास वर्ण है, बिना वर्ण के वाक्य नहीं लिख सकते। लेकिन अगर व्यवस्थित प्रयोग वर्ण का नहीं करेंगे तो वाक्य बिखरा सा होगा, उसका कोई आशय ही सही ढंग से क्लियर नहीं होगा। तो यही मूल चीज अंतर है। अब निष्कर्ष क्या है कि अगर हम तत्वों और उनके सिद्धांत दोनों का मतलब कहां कहां कौन तत्व प्रयोग करें, माने किन तत्वों का प्रयोग करें, उनको कैसे व्यवस्थित करें, दोनों का संतुलित प्रयोग करेंगे तभी आकृति हमारी कलात्मक,
सौंदर्य माने कलात्मक, अर्थपूर्ण और सजीव प्रतीत होगी। तो कलात्मक, सौंदर्यपूर्ण, सजीव, ये कुछ शब्द होते हैं जिनको जनरली सब जगह प्रयोग कर लिया जाता है। पेंटिंग होती है इनमें कला के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, अमूर्त, हाँ होता है। सर इसमें कभी छोटी आग बना के कभी बड़ी बना के इसमें से नहीं निकलता। नहीं, वो होता है उसमें उसी रूप में वो संतुलन माना जाता है। जैसे अभी देखेंगे आपको चित्र में दूरी दिखानी है तो क्या करेंगे, अग्रभूमि में प्रखर तेज रंग लगा देंगे, पृष्ठभूमि में हल्का धुंधला, अग्रभूमि में एकदम सुदृढ़ स्पष्ट रेखा खींचेंगे, पृष्ठभूमि में हल्की धुंधली खींचेंगे, अग्रभूमि में बड़ी बड़ी आकृति बनाएंगे, पृष्ठभूमि में हल्की धुंधली सी आकृति बनाएंगे। बिल्कुल असंतुलित है, सिद्धांत का विरोध है, लेकिन यहां इस विरोध में ही संतुलन माना जाएगा, कारण इससे परिप्रेक्ष्य के नियम का पालन हो रहा है। तो जैसा भी बनाता है कलाकार उसको उसी रूप में ही वहां संतुलन मान लिया जाएगा, मतलब वो उसी रूप में संतुलित व्यवस्थित माना जाएगा। माना कि हम एक पेंटिंग बना रहे हैं, हाँ। इसमें कृष्ण की बांसुरी है, हाँ, बांसुरी है, और बांसुरी का आकार हम कृष्ण से बड़ा बना देते हैं और कुछ उल्टा पुल्टा बना देते हैं। हाँ। उसको अब्स्ट्रैक्ट माना जाएगा फिर असंतुलित चित्र माना जाएगा। जैसे कृष्ण को बना रहे, कृष्ण को बांसुरी के साथ बना रहे हैं, बांसुरी को कृष्ण से बना किशन से बड़ा में ज्यादा बड़ा बना दिए। तो अब ये चित्र जो है, पहले तो ये जानिए कि चित्र अपने आप में जो है वो जो कंसेप्ट है केशव और बांसुरी का, उसके अनुसार या कला के नियम के अनुसार पहली बात तो अव्यवस्थित है। जो जैसा होना चाहिए वैसा ना बना के आपने मनमानी पूर्ण ढंग से बनाया है। अतिशयोक्ति पूर्ण हो जाएगा, मनमानी पूर्ण हो गया। और दूसरे उसे एब्स्ट्रैक्ट में नहीं रखेंगे। यार एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, अमूर्त का मतलब ना, जिसका कोई रूप ना हो तो चलिए वो भी चल जाता कुछ हद तक। अमूर्त का मतलब वो जो इस प्रकृति में ना हो, मतलब जो प्रकृति से इतर हो, कल्पनिक आधारित, कल्पना अकल्पनीय नहीं, कल्पनीय, जो कल्पना पे आधारित हो, जो कल्पना पे आधारित हो। जैसे हमको भैंस बनाना है, भैंस बना दिए चलेगा, लेकिन अब भैंस बनाए तब कि दो ठी सींग हो, एक मुंह हो, चार पैर हो, पीछे की तरफ चार स्तन हो, एक पूंछ हो। अब चूंकि इस तरह की भैंस सृष्टि में है तो अब यह भैंस यथार्थ चित्र है। लेकिन अब आपने भैंस बनाया, भैंस बनाया, एक मुंह आगे की तरफ एक ठीक पीछे की तरफ भी दो मुंहा बना दिए, अगले पैर के नीचे चार स्तन तो अगले में चार ठीक कर दिए, एक बल्टी दूध उधर निकाले, एक बल्टी उधर से, चार पैर ऊपर भी दिखा दिए। तो इस तरह का कंसेप्ट इस सृष्टि में नहीं है, तो ये कल्पनीय हो जाएगा या कहिए वो अमूर्त हो जाएगा, वो मूर्त रूप नहीं। कुछ भी और पूछना किसी को? मूर्त अमूर्त का मूल विभेद तो यही है कि ऐसे रूप जो इस सृष्टि के रूपों से मेल खाते हो वो मूर्त रूप हैं, और जो सृष्टि के रूपों से मेल नहीं खाते वो अमूर्त है। आगे चले तो लिखना शुरू करिए। लिखिए। कला तत्व सब जान ही रहे। क्लास में गिटार बना रहे थे और सर ने उसको थोड़ा काम दिया था, तो गिटार का थोड़ा बहुत हिस्सा का तोड़ करके और उसको बता दें कि एम होते हैं। हालांकि इसमें लग रहा था कि हाँ इसमें गिटार बना हुआ है, और
वास्तविक है थोड़ा, मतलब गिटार तो है सर, लेकिन उसको अमूर्त में इसको लिया गया है। गिटार बना दिए और उसके कुछ पोर्शन जो हैं बड़ा सड़ा कर दिए, तो उसका आशय वही ले लिया गया। इस सब जब लेंगे, इस तरह का गिटार श्रेष्ठ में है ही नहीं, तब आप कहते अमूर्त है। इसी सेंस में उनके कहने का मतलब कि इस तरह का गिटार नहीं है, या मिलता नहीं, श्रेष्ठ में होता नहीं, तो अमूर्त कह देंगे। जैसा श्रेष्ठ में होता है वैसा है तो चलेगा। डैश करके लिखिए, कला के तत्व चित्त रचना के वे मूलभूत घटक हैं। घटक समझ, पार्ट, हिस्सा है, जिनसे किसी भी चित्र या कलाकृत का निर्माण होता है। का निर्माण होता है। इन्हें कला की भाषा के अक्षर कहा जा सकता है। कहा जा सकता है। कला के तत्वों के सही प्रयोग के द्वारा कलाकार अपने मन के विविध भावों को व्यक्त करता है। करता है। अब ऐसे नई लाइन लिखिए, हेडिंग जैसे आप बनाते, कला के तत्व। बहुत डिटेल नहीं करें, क्योंकि उसका मूल आशय है दोनों अंतर पूछना। हाँ, कला के तत्व और सिद्धांत में अंतर माने मूल है, दोनों का अंतर करिए। इसलिए बहुत वही लिख दीजिए, रेखा, चाहे डैश लिखिए, लेकिन डैश करने में थोड़ा चीजें कम क्लियर होती, तो यहां से लिखिए रेखा। इस तरह से नंबरिंग करने की जरूरत कोई नहीं है, बस ऐसे डैश डैश नीचे करके लिखते चले जाइए। लिखिए रेखा, एक ही लाइन लिखना है। रूप, रंग, रूपा, रेखा, रंग, रूप, आगे तान, पोत, अंतराल, कला के तत्व है। बस इतना है, क्योंकि हमें तत्व की व्याख्या नहीं करनी। अब लिखिए कला के सिद्धांत। कला के सिद्धांत थोड़ा
उसको हम भाव क्लियर कर दे। कला के सिद्धांत वास्तव में चित्त संयोजन के सिद्धांत हैं। वास्तव में चित्त संयोजन के सिद्धांत हैं। आप जो भाषा पढ़े होंगे वो यही होगा, चित्त संयोजन के सिद्धांत। हैं। ये वे नियम और व्यवस्थाएं हैं जिनके अनुसार कला के तत्वों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, और क्या, कला के तत्व कैसे प्रयोग करेंगे? कला के तत्वों का प्रयोग किया जाता है। ये बताते हैं कि तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कामा, जिससे चित्र संतुलित, सजीव, सुंदर और प्रभावशाली बने। प्रभावशाली बने। फिर लिखिए नई लाइन से हेडिंग टाइप में, कला के प्रमुख सिद्धांत। कला के प्रमुख सिद्धांत। डैश करके नई लाइन से, सामंजस्य, सहयोग, संतुलन, अनुपात, लय, प्रभाविकता, आदि कर सकते हैं, वो भी चल जाएगा। आदि कला के प्रमुख सिद्धांत हैं। अब रूप का एक जनरल कंसेप्ट हो गया और सिद्धांत का प्रमुख एक जनरल सा कंसेप्ट हो गया। अब एक शार्ट में टेबल बना दीजिए। पहले तो यह लिखिए, कला के तत्व एवं कला के सिद्धांत में अंतर। कला के तत्व एवं कला के सिद्धांत में अंतर। हेडिंग में ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं एग्जाम में? देखिए, टीजीटी स्तर पर तो कोई प्रयोग करिए चल जाएगा, लेकिन लोक सेवा आयोग का नियम यह है कि जहां जो शुरू किए बीच में दूसरे कलर का प्रयोग न करिए। एक प्रश्न लिखने के बाद दूसरे प्रश्न में करिए, लेकिन एक प्रश्न में बीच में मतलब दो पेन का प्रयोग न करिए। ऐसे आप लिख रहे खत्म हो गया, वहां शुरू कर दिया चलेगा,
लेकिन ये नहीं बीच में कुछ शब्द ब्लैक कर दें, बीच में कुछ और कर दें, ये ना किया जाए। नियम तो यही लोक सेवा आयोग का। क्या चीज उल्लेख करेगा, ये सब नहीं देगा। वो केवल जो पुस्तिका में लिखा रहे केवल ये कहेगा कि चित माने कॉपी में कहीं भी कुछ भी ऐसा ना कीजिए जिससे वो पृथक दिखाई दे। बस इतने चीज लिखेगा, बस कुछ भी ऐसा ना कहे जिससे वो अलग दिखाई दे, या मतलब उसकी पृथक पहचान हो सके। दूसरे देगा अनुक्रमांक का कबर पृष्ठ के अलावा कहीं प्रयोग न करें। पता लगे जैसे हाई स्कूल में हम लोग हर पेज पे लिखते हैं, नहीं हाई स्कूल में लिखा जाता है ना कि ताकि हमारी कॉपी कोई बदल ना सके। तो इस सब पे रोक, निर्देश रहे पुस्तिका पे। अंतर कर लिए, कला के तत्व एवं कला के सिद्धांत में अंतर। अब 2 कॉलम बनाइए, ऐसे बना लीजिए। बाएं हाथ से एक में लिखिए कला के तत्व, एक में लिखिए कला के सिद्धांत। कला के तत्व, कला के सिद्धांत। अब इसमें लिखिए पहली पॉइंट, चित्र रचना के मूल घटक हैं अब यहां लिखिए सिद्धांत में चित्र रचना की व्यवस्था के नियम हैं। की व्यवस्था के नियम हैं। यहां लिखिए क्या क्या है, यहां पे क्या क्या है बताते हैं। हाँ, बताते हैं। सिद्धांत में कैसे उपयोग करें बताते हैं। वही मतलब तत्वों के उपयोग की विधि है। फिर इसमें लिखिए बिना तत्व के चित्र रचना संभव नहीं है। अब सिद्धांत में लिखिए बिना सिद्धांत के चित्र अव्यवस्थित रहता है। फिर नई लाइन से, जिससे हेडिंग बनाते हैं नए सिरे से, चित्त को प्रभावशाली बनाने में दोनों की भूमिका। परस्पर ध्यान रखिए, सेम तो अपने आप होगा। प्रभावशाली बनाने में दोनों की भूमिका। हल्का सा डैश, नई लाइन। अब लिखिए पहली माने एक एक लाइन में, कला के तत्व चित्र को रूप, रंग,
गति, नहीं रुकिए, गत शब्द मत प्रयोग करिए भाई, रूप रंग आदि, रूप रंग आदि प्रदान करते हैं। कामा, जबकि कला के सिद्धांत इन तत्वों को संतुलित और व्यवस्थित कर, इन तत्वों को संतुलित और व्यवस्थित कर अर्थपूर्ण ढंग से जोड़ते हैं। फिर नई लाइन से, यदि चित्र में सुंदर रंगों का प्रयोग किया गया है, सुंदर रंगों का प्रयोग किया गया हो, किंतु रंगों में संतुलन ना हो, तो चित्त आकर्षक नहीं लगेगा। संतुलन ना हो तो चित्त आकर्षक नहीं लगेगा या सुंदर नहीं लगेगा। इसी मागे, इसी प्रकार चित्र में संतुलन हो, संतुलन हो, किंतु तत्व कमजोर हों, कमजोर हों, संतुलन हो किंतु तत्व कमजोर हों, कामा, तो अभिव्यक्ति सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उदाहरण, बाएं हाथ से लिखते नहीं बनता। उदाहरण, राजा रवि वर्मा के चित्रों में, राजा रवि वर्मा के चित्रों में रंग, रेखा, प्रकाश, हल्का डैश, छाया का सुंदर प्रयोग, सुंदर प्रयोग, संतुलन, अनुपात, सामंजस्य के साथ किया गया है। गया, जिससे रवि वर्मा के चित्र, रवि वर्मा के चित्र सजीव और प्रभावशाली दिखते हैं। निष्कर्ष,
निष्कर्ष, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि, कह सकते हैं कि कला के तत्व और कला के सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक है। तत्व चित्त की आधारशिला है, और सिद्धांत पूरक हैं। विराम, आगे तत्व चित्त की आधारशिला है और सिद्धांत उसकी संरचना। सिद्धांत उसकी संरचना। विराम, आगे दोनों के समन्वय से ही चित्र अर्थपूर्ण, सजीव और प्रभावशाली बनता है। हो गया क्वेश्चन, जो जो पूछ रहा हर एक चीज हो गया, होगा। अगला प्रश्न, हम लिखाने के मूड में नहीं, प्रश्न देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, अगर दिक्कत लगे तब हम लिखाएंगे। कला के तत्वों का संतुलित प्रयोग चित्त को सजीव एवं आकर्षक कैसे बनाता है, कैसे बनाता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तत्वों का संतुलित प्रयोग आकर्षक सजीव बनाता, हर तत्व का जनरल कंसेप्ट आपको क्लियर है। रेखा है, गतिशील बिंदु या दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, चित्त में दूरी निकटता, चित्र कि वह रेखा का निर्माण करती है, मैं सीमा बनाती है, प्रभाविकता के नियम का पालन करती है, अंतराल को तलों में बांटती है। बाकी महत्व वगैरह देखना हो, काव्यालंकार सूत्र वृत्त में रेखा को चित्त की आत्मा कह दिया गया। स्टेला कैरमिस वाला प्रसंग भी याद है। और फिर रूप का भी कंसेप्ट है कि रूप वस्तु की बनावट या वस्तु का स्वरूप है, स्वरूप है। और बाकी क्या है, वस्तु की बनावट स्वरूप है। महत्व इसमें है कि षडंग का पहला अंग है, पहला अंग है, और रूप भेद के तहत अलग अलग रूपों का संयोजन किया जाता ताकि वे आपस में मेल ना खाए। ये भी चीज क्लियर होगा। वर्ण क्लियर ही है, अभी सब पढ़ चुके हैं, इधर ही पढ़े हैं। वर्ण है, तान मतलब वही छाया प्रकाश है। अंतराल अभी अभी देखे हैं। पोत या बैन आज नहीं तो कल देखे होंगे। सतह की बनावट है। ये तत्व है, इनको दिखा देना है, इनको दिखा देना है। और अंतिम में वही केवल लिख देना है, इन तत्वों के सही प्रयोग से चित्त सजीव, आकर्षक, अर्थपूर्ण बनता है। उदाहरण देना हो, जैसे अजंता का दे दीजिए।
अजंता का दे दीजिए, सबसे बढ़िया है। रेखा के लिए अजंता दे दीजिए, रंग के लिए आप मुगल राजस्थानी दे दीजिए, रवि वर्मा को दे दीजिए, कोई उदाहरण दे दीजिए, बस इतने रहेगा। तो लिखाना तो नहीं पड़ेगा। ऐसा कहिए, क्वेश्चन है कला के तत्वों का, यही तो होगा। देखिए संतुलित प्रयोग, कला के तत्वों का संतुलित प्रयोग चित्र को किस प्रकार सजीव एवं अर्थपूर्ण बनाता वही सजीव एवं अर्थपूर्ण या सजीव और आकर्षक बनाता है, वही आशय है। है। लिख के चलिए ये क्वेश्चन जो है रूम पे नहीं लिख कर लाएंगे, अभी यही बैठ के लिखेंगे। रूम पे तो अपना लिख के लाइए, वो अलग चीज, यही लिखेंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब जैसे जो क्वेश्चन आप लोग लिख ले जाइए, उनको लिखवाएंगे भी ना। आगे एक प्रश्न आपका है, प्रश्न संख्या कौन है? रेखा रंग के पारस्परिक संबंधों, यही है। शब्दों को स्पष्ट कीजिए। चित्र में भाव अभिव्यक्ति में क्या भूमिका होता है? कहाँ भाग गया यार, कहीं छूटा है क्या? 10 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कला के तत्वों में ये है, रेखा रंग के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए या वर्णन कीजिए। चित्त के भाव अव्यक्त में इनकी भूमिका बताइए, यही क्वेश्चन है। और पहले समझ लीजिए क्या है रेखा रंग। दो चीज तो आप समझ ही रहे हैं कि रेखा क्या है, रंग क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का जब सही प्रयोग करते हैं, उससे चित्त सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली बन रहा है। रेखा चित्त को एक संरचना देती है। रेखा जो है चित्त को एक संरचना देती है, और रंग चित्त में सजीवता का भाव बढ़ता है, आकर्षण उत्पन्न, लावण, सुंदरता कह सकते हैं। सुंदरता जैसे रंग के प्रयोग से आखिर सजीव हो उठती है, साथ ही रंग के प्रयोग से शादी आखिर जो होती है उतनी सुंदर नहीं लगती, आकर्षक होने, सुंदर लगने लगती है। तो वो संरचना दे रहा रंग जो है, रंग वही वर्ण चित्त को सजीव, आकर्षक बना रहा, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। अलग अलग होकर दोनों कोई अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। दोनों के संयुक्त प्रयोग से भावों की अपेक्षाकृत अधिक बेहतर या सही ढंग से अभिव्यक्ति हो सकती है। अब रेखा और संबंध। अब देखिए रेखा रंग के संबंध में क्या है। रेखा चित्त की संरचना में ढांचा तैयार कर रही है, जैसे आकृति का स्वरूप बनाएगी, सीमा रेखा बना देगी, दिशा बना देगी, गति को भी थोड़ा स्पष्ट कर देगी। वही रंग जो है उसमें भावों को भरेगा और उसे आकर्षक बनाएगा। रेखा जो है चित्त का मूल है, लेकिन रंग के अभाव में चित्त नीरस सा प्रतीत होता है। साथ ही देखेंगे रंग के बिना चित्त जो है वो बिखरा बिखरा सा प्रतीत होता है, बिखरा बिखरा सा प्रतीत होगा और प्रतीत होगा। अब इसके बाद कि चित्त में दोनों कौन कौन से भाव कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो 4-6 रेखा कोई देखे, कौन रेखा क्या दे रही। धूमिल अस्पष्ट रेखा,
दूरी वाला भाव दिखा देगी, आपके क्या नाम है सुदृढ़ सशक्त रेखा निकटता का भाव दर्शा देगी, कुंडलित रेखा लय पूर्ण गत दिखा देगी, लय पूर्ण गत दिखाएगी, एक पुंजी रेखा प्रसार एकाग्रता शोभा ये सब दर्शा देगी। तो 2-4 उदाहरण दे दीजिए। उधर रंग जो है ये चित्त में ऊर्जा का भाव, प्रेम का भाव, साहस का भाव, माने अलग अलग, जैसे लाल पराक्रम साहस प्रेम, नीला विस्तार शांति गंभीरता, पीला प्रकाश चमक आनंद देगा। अब ये इनमें दोनों जो है रंग की भूमिका, रेखा की भूमिका भाव अव्यक्त में हो जाती है, भाव अव्यक्त में हो जाती है। और अब इसके बाद उदाहरण देना चाहें तो रवि वर्मा के चित्रों में कोमल रेखाएं और प्राकृतिक रंग प्रयोग हुए जो उसे प्रभावशाली उनके चित्र बना रहे। इसी तरह अजंता में रेखाएं अति मृदु और अति मृदु माने अति कोमल हैं और उनका संयोजन बेहतर ढंग से हुआ जिससे रेखाओं के ही माध्यम से समस्त भाव व्यक्त हो जा रहे। अंतिम निष्कर्ष, दोनों कला के तत्व हैं या कला के मूल तत्वों में है और दोनों के अभाव में चित्र रचना ही संभव नहीं है और दोनों के संतुलित प्रयोग से हम चित्त को सजीव आकर्षक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। सजीव आकर्षक और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इसके बाद जो है तो इस वाले को लिखाना है। रेखा क्वेश्चन, रेखा रंग के पारस्परिक संबंध, चित्त की भाव अव्यक्त में इनकी भूमिका। चल जाएगा कि लिखा दें? हो जाएगा ना? तो ये दोनों क्वेश्चन कल आप लोग लिख के लाएंगे। क्वेश्चन दोनों आपके पास होना चाहिए। देखिए दोनों क्वेश्चन कौन है। एक होगा कला के तत्व, दोनों क्वेश्चन बोल दीजिए तो आप एक बार सब जान ले कौन है। संतुलित प्रयोग चित्र को किस प्रकार सजीव एवं अर्थपूर्ण बनाता है। हाँ। उदाहरण सहित है। ठीक, रेखा व रंग के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट कीजिए। चित्र में भाव अभिव्यक्ति में चित्र की भूमिका बताइए। ये दो प्रश्न आपको लिख कर लाने हैं। इसके बाद क्या कला के तत्वों के प्रयोग का वर्णन कीजिए। अजंता या राजस्थानी का उदाहरण दीजिए। कला के तत्वों के भाव चित्त अधूरा। चारों प्रश्न आपको लिखने लायक हैं। चारों प्रश्न एक बार फिर से बोल दे रहे। कला के तत्वों का संतुलित प्रयोग चित्त को किस प्रकार सजीव अर्थपूर्ण बनाता है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। अगला रेखा रंग, पहला क्वेश्चन है सबके पास। दूसरा रेखा रंग के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट कीजिए। चित्त की भाव अव्यक्त में इनकी भूमिका बताइए। ये भी होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला में कला के तत्वों के प्रयोग का वर्णन कीजिए। अजंता अथवा राजस्थानी चित्रकला के उदाहरण दीजिए। दोनों में से किसी एक का दीजिए। क्या चीज? अरे राजस्थानी में देख रहे होंगे वहां के लघु चित्र हैं, वहां पे रंग जो हैं वो चटक, रंगों का चटक या कहिए कंट्रास्ट रंगों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, कला के तत्वों के अभाव में चित्त अधूरा क्यों माना जाता? कथन की समीक्षा कीजिए। चारों प्रश्न बैठकर यहीं लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगले टर्न पर।
अगर सटीक लगा तो ठीक है, अन्यथा चारों फिर हम लिखा देंगे, चारों डायरेक्ट फिर हम लिखा देंगे। लेकिन पहले चारों प्रश्न बैठकर यही चलिए लिखिए। आप लोग चले जाइए भोजन करके, बल्कि भोजन करके आके लिखिए, वो चलेगा, नहीं भोजन नहीं मिलेगा आप लोगों को। नहीं, रविवार को ये क्लास नहीं लेंगे, केवल वो चलेगा जो टेस्ट चलता है, टेस्ट होगा वो चलेगा, ये नहीं चलेगा। आगे विज्ञान वगैरह ये सब कवर किया जाएगा। नहीं, अभी तो हम कोर्स शुरू किए हैं, अभी कोर्स को आगे बढ़ाने का लक्ष्य थोड़ा हमारा है। कारण कभी एडमिशन नहीं हुए, अब एडमिशन हो जा रहे हैं, अगले सप्ताह से तो चलेगा। ऐसे रविवार को कोई दिक्कत नहीं, जब ये महसूस होने लगता है कि कोर्स पूरा नहीं होगा, तब रविवार को हमारी इच्छा बुलाएगा। जब लगता है टाइम ज्यादा हो गया, पकड़ में नहीं आ रहा, तब ये सब किया जाता है। सर रेखा के प्रयोग में बाघ ज्यादा अच्छी है ना अजंता से, फिर अजंता ज्यादा अच्छी है? अजंता बाघ दोनों, लेकिन ज्यादा अच्छी बात की तरफ नहीं आती, जरूरत है अजंता। सबसे सुंदर प्रयोग अजंता। ठीक हो जो कर सकते हो। क्या है, क्या बीए कुछ पेपर है क्या? हाँ सर, ये पेपर एमए का हो